Hello students, yesterday was the first lecture of this chapter in which we discussed about the work done. Now moving ahead, today we will start our lecture with power. मोस्टली होता ये है कि वर्क डन के बाद एनर्जी पढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेस में पढ़ाई जानी है इस चैप्टर में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनर्जी से रिलेटेड, तो उनको लास्ट में स्टार्ट करेंगे उसको। उससे पहले एक बहुत छोटा टॉपिक है पावर। पावर छोटा टॉपिक अपने आप में नहीं है, लेकिन आपके 11th के सिलेबस में वो छोटा ही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पावर? देखिए, कोई भी चीज़ जिस पे फोर्स लगाई जाए और अगर वो डिस्प्लेस हो तो उस चीज़ पे कुछ वर्क डन होता है हमेशा, इसका मतलब कुछ वर्क डन किया गया है। लेकिन वर्क डन कितना किया गया है ये कैसे पता चलेगा? जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था 16-17 सेंचुरी तक, तब तक वर्क डन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया काम करता था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ी कि वर्क डन तो ठीक है बात, लेकिन कितनी देर में वो वर्क डन हुआ है ये पता करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के होते ही हमें ये जानना ज़रूरी था कि जो मशीन्स हमने लगाई हैं वो मशीन्स हमें कितना आउटपुट दे रही हैं। क्या समझ में आ रही है बात? चलिए, फॉर एग्जांपल एक फ्लोर मिल है। वो फ्लोर मिल में कैसे आपने गेहूं डाला, गेहूं को पीस के वो आटे की फॉर्म में, फ्लोर की फॉर्म में वो आपको देती है, तो उसका एक आउटपुट टाइम है। कितना टाइम है कि फॉर एग्जांपल वो 1 घंटे में, 1 आवर में आपको 1 टन आटा देती है, ठीक है। तो ये जो टाइम के हिसाब से वर्क डन को बांधना था ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इसी से डिसाइड ये होने वाला था कि कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन करने वाली है। क्या समझ में आ गई बात? तो किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क डन को टाइम में बांधना बड़ा ज़रूरी होता है। उससे हमें पता चलता है कि उस चीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो पावर क्या है? पावर इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी नहीं बोलूंगा मैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क तो एनर्जी होता है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि उस काम को कितनी देर में किया गया। आपके पास 2 मशीन्स हैं। एक मशीन आपको फॉर एग्जांपल फ्लोर देती है, हम फ्लोर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आटा आपको पीस के देती है 1 घंटे में फॉर एग्जांपल 1000 kg, और दूसरी जो मशीन है वो आपको 2000 kg देती है। तो दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसने कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट दिया है आपको। क्या क्लियर हो गई बात? सो पावर इज द वर्क डन इन ए यूनिट टाइम, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए, तो ये तो आ गया इसका फॉर्मूला। नाउ अब बात करते हैं इसकी यूनिट की यूनिट क्या होगी पावर की। सो P इज इक्वल टू, वर्क डन की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। सो पावर विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। क्या समझ में आ गई बात? ये पावर की यूनिट हो गई। ये तो इसकी यूनिट है। इसकी SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है क्या? वॉट। हमेशा वॉट में मेजर किया जाता है। कोई भी मशीन कितने वॉट लेगी ये डिसाइड करता है कि वो कितना काम कर रही है, कितना आपको आउटपुट दे रही है, कितने टाइम में, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात? तो वो हमेशा वॉट में मेजर किया जाता है। उसकी SI यूनिट क्या है? वॉट। इसकी डायमेंशन क्या है? Dimension is kilogram is the unit of mass, so its initial will be m. Meter is the unit of length, so its initial will be L. 2
and s is the unit of time, so its initial will be t and it is -3. so this will be the dimension of power. ये पावर की डायमेंशन है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, डायमेंशन आ गया आपके पास, पावर आ गया. अब देखिए एक चीज और, पावर की आपके पास ये यूनिट है वॉट, लेकिन पावर को एक और यूनिट में मेजर किया जाता है. वो यूनिट क्या है? जब भी आप कोई मैकेनिकल मशीन के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई व्हीकल है, कोई ट्रैक्टर है, तो उसमें जो मशीन लगाई जाती है उसकी पावर हम कैलकुलेट करते हैं हॉर्स पावर से. किससे? हॉर्स पावर से. और हॉर्स पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अलग अलग हॉर्स पावर के इंजन आते हैं, ठीक है, 1 HP, 2 HP, 20 HP. तो ये HP क्या है? HP का मतलब क्या है? HP इज 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट. HP बड़ी यूनिट है किसकी? वॉट की. वॉट की या पावर की एक बड़ी यूनिट है, वो क्या है? HP. क्या क्लियर हो गई बात? क्या समझ में आ गया? जो भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो हमेशा किस में आता है? वॉट में आता है. और वो लिखा कैसा होगा? इट विल बी किलोवाट आवर. किलोवाट आवर में वो लिख के आता है. तो ये है पावर का कॉन्सेप्ट. पावर इज बेसिकली इज व्हाट? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. अब आप आगे बात करते हैं एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है. देखिए, चलिए देखिए एनर्जी क्या है. एनर्जी इज बेसिकली डिसाइड्स दैट हाउ मच वर्क कैन बी डन. एनर्जी ये बताती है कि किसी भी बॉडी के पास काम करने की कैपेसिटी कितनी होती है. कोई भी एक मशीन है, वो मशीन कितना काम कर सकती है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कोई भी बॉडी कितना काम कर सकती है, ये एनर्जी डिसाइड करती है. सो एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, चलिए अब एनर्जी की जो यूनिट है, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. तो जो वर्क की एनर्जी होगी वही एनर्जी, जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की भी यूनिट होती है. वर्क की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. और उसकी एसआई यूनिट क्या है? जो एसआई यूनिट वर्क की है वही इसकी भी है, दैट इज जूल. और इसको लिखते कैसे हैं? कैपिटल जे से. क्या समझ में आ गई बात? चलिए डायमेंशंस क्या हैं? जो वर्क के डायमेंशंस हैं वही इसके भी डायमेंशंस हैं. तो वर्क के इसके डायमेंशन क्या हो गए? किलोग्राम m, मीटर L2 और ये S-2. दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. अब एनर्जीज भी अलग अलग उसमें मेजर की जाती हैं. जैसे पावर की बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट थी HP, वैसे ही यहाँ पे भी इसकी बड़ी और छोटी यूनिट्स हुआ करती हैं. इसकी एक यूनिट होती है एनर्जी की, ये जो जूल है ये इसकी MKS यूनिट है, मीटर किलोग्राम सेकंड. अब इसकी जो CGS यूनिट है, दैट इज CGS यूनिट इज अर्ग. वो अर्ग है और अर्ग की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 जूल. ठीक है, कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए. हम जूल्स को जो कि MKS में है, MKS से CGS में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए, कन्वर्टिंग जूल टू अर्ग, जूल से अर्ग में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए जूल है आपका MKS में और उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसको कन्वर्ट करना है CGS में, मींस किलोग्राम को ग्राम में. सो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. 1000 का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम. ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10⁻² का 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है. और सेकंड तो एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता. सो दिस इज 10⁻³ ग्राम. दिस इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10 टू द पावर 7, सॉरी -7 नहीं 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं क्या, दिस यूनिट इज कॉल्ड अर्ग। सो 10 टू द पावर 7 अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। क्या समझ में आ गई बात? चलिए इसकी एक और यूनिट है, एक और यूनिट क्या है, वो यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल यूनिट है जब भी हम क्वांटम लेवल पे बात करते हैं। मतलब एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी बहुत ही थोड़ी सी होती है, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जा सकता है। और इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिखते हैं EV इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। मीन्स 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो यहां तक बात हो गई क्या, इसकी यूनिट की, डायमेंशन की। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एनर्जी होती कौन कौन सी हैं। अलग अलग तरह की एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, बहुत सारी तरह की एनर्जी हैं। लेकिन सभी एनर्जीज टोटल 2 तरह की एनर्जीज में डिवाइड हो जाती हैं। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज के बारे में हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक इसका आइडिया दे देता हूं। काइनेटिक एनर्जी हमेशा उस चीज के पास होती है जो बॉडी मूव कर रही होती है। द बॉडी विच इज मूविंग विल ऑलवेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी, उसके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो कोई भी बॉडी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है उसकी हाइट की वजह से और दूसरा उसकी कन्फिगरेशन की वजह से। अब ये कन्फिगरेशन क्या होती है? कन्फिगरेशन का सीधा मतलब है 2 वर्ड्स आज लिख लीजिए। कन्फिगरेशन बार बार वर्ड इस्तेमाल होगा। कन्फिगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कन्फिगरेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। एक गुलेल है, वो पड़ी हुई है, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब स्टोन आपने फंसाया उसमें और उस स्टोन को आपने खींचा, तो जब आपने खींचा तो उसकी जो रबर बैंड थी उसमें जो मॉलिक्यूल्स पहले जो अरेंज थे, अब जब आपने उनको खींचा है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया, उसकी कन्फिगरेशन डिस्टर्ब हो गई, और कन्फिगरेशन के डिस्टर्बेंस की वजह से उसके पास, स्टोन के पास जो एनर्जी आई है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आ गई बात? अभी ना तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, और ना ही डिटेल में जाएंगे, बस एक आइडिया आपको देना था, वो दे दिया। काइनेटिक एनर्जी हमेशा मोशन वाली चीज के पास, पोटेंशियल एनर्जी या तो हाइट की वजह से आएगी या कन्फिगरेशन की वजह से आएगी। 2 में से किसी एक चीज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या समझ में आ गई बात? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। थैंक यू सो मच।